एक 52 साल की महिला जज साहब के सामने कहती है, मैं अपने 35 साल के प्रेमी के साथ रहना चाहती हूँ, ना कि 55 साल के अपने पति के साथ और उसके 9 बच्चों के साथ। दोस्तों, ये बात एक 52 साल की महिला जज साहब के सामने कहती है। ये घटना क्या है? ये कहानी क्या है? 9 बच्चों की माँ आखिर अपने पति और बच्चों को छोड़कर 35 साल के लड़के के साथ कैसे चली गई और क्यों चली गई? कब क्या हुआ? इस कहानी का पूरा सारांश आप जानेंगे, अंत तक देखेंगे तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, जो क्या ऐसी औरत आपके आसपास भी है? दोस्तों, आपको एक पहचान भी हो जाएगी। दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं शिव दुबे, आप देख रहे हैं क्राइम कुंडली 1। दोस्तों, चलते हैं इस कहानी के सफर पे। दोस्तों, ये कहानी है बदायूं, यूपी के बदायूं डिस्ट्रिक्ट के खेरा जलालपुर गांव का। यहाँ पे ओमपाल नाम के एक व्यक्ति जो 55 साल के हैं, उनकी पत्नी नीलम देवी जो 52 साल की है, और 9 बच्चे, जिसमें से 2 बच्चों की शादी हो गई है। मतलब 2 बच्चों के बच्चे भी हो गए हैं। मतलब नीलम देवी और ओमपाल जी दादा नाना नानी हो चुके थे। अब बात यह है, जो 32 साल पहले नीलम देवी की शादी, नीलम देवी की यह तीसरी शादी ओमपाल नाम के एक व्यक्ति से होता है। दोनों के रीति रिवाज से, घर वालों के मर्जी से यह शादी होती है। शादी के बाद दोनों खुशी खुशी गांव में ही रहते हैं। ओमपाल जी वहां खेती बाड़ी करते थे अपने गांव में पुश्तैनी जमीन पर, और खुशी खुशी नीलम देवी के साथ आराम से रहते थे। इसी बीच दोनों के एक एक करके 3 बच्चे होते हैं। तीनों बच्चे जब होते हैं तो नीलम देवी और ओमपाल जी आपस में बात करते हैं, जो ऐसे घर पर रह के खेती करने से काम नहीं चलेगा, बच्चों का ठीक से देखभाल नहीं होगा। फिर ओमपाल जी अपने एक दोस्त के साथ दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली में काम ढूंढते ढूंढते उनको काम मिल जाती है, और वो काम करने लग जाते हैं। काम करते रहते हैं, बीवी को पैसे भेजते रहते हैं, तीनों बच्चों का ख्याल रखते रखते हैं, और 3-4 महीने पे एक बार घूमने गांव अपने बीवी बच्चों को देखने जाते रहते हैं। इनको 2-2 साल के अंतराल पे फिर 6 बच्चे होते हैं। मतलब टोटल 9 बच्चे हो जाते हैं। पहला होता है कौशल 30 साल का, नीरज 28 साल का जो पिछले साल ही आत्महत्या कर लिया था, पिंकी 25 साल का, गौरव 22 साल का, शिवानी 19 साल की, निखिल 17 साल का, श्याम सुंदर 16 साल का, और अखिलेश 12 साल का, और अंजलि 10 साल की। 9 बच्चे हो जाते हैं। अब और भी ज्यादा मेहनत करते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं, और सारे बच्चों को ठीक से पढ़ाते हैं, ठीक से उनका लालन पालन करते हैं, और बीवी का भी ख्याल रखते हैं। बच्चों को पालने के लिए, बीवी का ख्याल रखने के लिए दिल्ली में दिन रात जीतोड़ मेहनत करते हैं। उसके बाद इनके 2 बच्चों की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद कुछ जमीन भी ये खरीदते हैं, जो नीलम के नाम पे रजिस्ट्री कराते हैं। कहते हैं उस जमीन की कीमत करोड़ों रुपए है। अब जो नीलम देवी है, वो अपने पति के साथ रहते रहते 31 साल बीत गए थे। अब इसको कुछ नया करने की इच्छा जागती है, और वो इच्छा ये होती है, वो इच्छा एक दिन पूरी भी हो जाती है। गांव में ही एक बेटी की शादी थी। उस शादी में ये सारे लोग इनवाइट थे, पूरे घर भर ये जाते हैं। ओमपाल जी तो दिल्ली में थे, ये अपना नीलम देवी सारे बच्चों को लेकर जाती है। वहां पे एक शख्स आता है जो 35 साल का होता है, और उस शख्स में का नाम होता है पप्पू यादव। आप वो सांसद नहीं समझिएगा, पप्पू यादव कासगंज यूपी का रहने वाला, वो भी उस शादी में आया था। अब नीलम देवी और पप्पू यादव का नैना मिलता है, दोनों का नैना 4 हो जाता है, 4 से 8 हो जाता है। दोस्तों, देखते देखते मोबाइल नंबर का एक्सचेंज वहीं पे हो जाता है। आजकल तो लड़के ढूंढते रहते हैं ऐसे चीज। वो ऐसा इसलिए ढूंढते हैं, इसमें कोई रिक्स नहीं होता, फायदा ही फायदा है, माल वाल भी ये लोग कमा लेते हैं।
लूट लेते हैं, यही सोच है आजकल। और औरतों को थोड़ा मजा मिल जाता है, उसी के लिए वो बहक जाती है। फिर आते हैं दोस्तों सब्जेक्ट पे, फिर क्या होता है, दोनों में नैनाचार होता है, आठ हो जाता है, दोनों मिलने लग जाते हैं। मिलते मिलते बहुत ही मामला आगे तक चला जाता है। उसके बाद नीलम देवी और पप्पू यादव 35 साल का उसका यासिक कसम खाते हैं, जो हम दोनों एक साथ रहेंगे, हम अब अलग नहीं रह सकते। लेकिन रास्ते में 9 बच्चे और एक 55 साल का पति, जो उसको खुश रखने के लिए आज भी दिल्ली में जी तोड़ मेहनत कर रहा है। उस ये देखिए, भगवान का शुक्र है, ये दोनों ने मारने का प्लान नहीं बनाया। ये ऊपर वाले का शुक्र है, नहीं तो क्या पता 9 को जहर खिला के और उसको भी, पति को भी बुला के मरवा देती। लेकिन ये मारने का प्लान नहीं बनाया और भागने का प्लान बनाया, क्योंकि करोड़ों रुपए की जमीन नीलम के नाम पे है, गहना और कुछ पैसे लेके भी भागी। तो 1 जून 2025 को पहली बार ये भागती है, अपनी बेटी को कहती है, जो तुम्हारे बाप से मेरी लड़ाई हुई है, उन्होंने बहुत गाली दिया है, बोला आएंगे तो मारेंगे भी, मैं जा रही हूँ नदी में डूबने, तुम लोग मत आना, तुम लोग बचाने मत आना, मैं डूब जाऊंगी। ऐसे गुस्से में बोलती है तो बच्चे भी कहते हैं चलो यार, ऐसे ही बोल रही है मम्मी, अब बूढ़ी हो गई कहाँ। लेकिन 1-2 दिन के बाद 2 जून को वो लापता हो जाती है। लापता होती है तो जो 10 साल की अंजलि थी वो फोन करती है अपने पिताजी को, ओमपाल जी को। ओमपाल जी फोन सुनते ही जो दिल्ली से पहली गाड़ी होती है बदायूं के लिए, वो पकड़ के घर पहुंचते हैं। जाके नदी तालाब के आसपास ढूंढते हैं, लोगों से पूछते हैं, नहीं मिलने के बाद थाने में जाकर, जलालपुर थाने में जाकर रपट लिखाते हैं, एफआईआर लिखाते हैं, मेरी बीबी गुम हो गई है, नहीं आई, नहीं मिल रही है, वो बोली थी नदी में कूद जाऊंगी, मर जाऊंगी। लेकिन वो ये भी बोला था, जो बोली थी मेरे से कोई झगड़ा उगड़ा हुआ है, लेकिन ऐसी बात हुई नहीं थी फोन पे। फिर पुलिस वाले नदी वदी के आसपास ढूंढते हैं, सारा मामला खंगालते हैं, कहीं कोई सफलता मिलती नहीं है। फिर मोबाइल नंबर लेते हैं ओमपाल जी से, ओमपाल जी मोबाइल नंबर देते हैं, सीडीआर डिटेल निकाली जाती है, पता ये चलता है जो उस नदी के आसपास तो ये मोबाइल गया ही नहीं, और ये मोबाइल बंद भी नहीं हुआ, मोबाइल चल रहा है, स्विच ऑफ जरूर है, लेकिन बीच बीच में खुलता है फिर बंद होता है। तो पता लगा, सीडीआर निकालते हैं, उसमें पता चलता है पिछले 1 साल से एक नंबर पर रात के 9 बजे के बाद 12, 1, 2 बजे तक दबा के बातें होती है। अब पुलिस वाले दूसरा नंबर ढूंढते हैं, जो फोन आता है वो किसका है, तो पता चलता है पास के ही कासगंज के रहने वाले पप्पू यादव नाम के बंदे का नंबर है। पप्पू का नंबर खंगाला जाता है, पप्पू को फोन किया जाता है। पप्पू को जब पुलिस वाले अपने पे आते हैं तो पप्पू खुल जाता है, कहता है हाँ मेरे साथ है, हम दोनों प्यार करते हैं, हम दोनों रिश्ते में हैं। अब वो क्या कहते हैं, जो पुलिस वाले फिर भी उसको पकड़ के थाने बुलाते हैं। फिर उसके बाद नीलम देवी का हाथ दोबारा, पहले तो पंडित जी ने दिया था, अब इस बार पुलिस वाले नीलम देवी का हाथ फिर से ओमपाल जी के हाथों में दे देते हैं। ओमपाल जी हाथ पकड़ के घर आते हैं, समझाते हैं, समझते हैं, बीबी मान जाती है, कहती है ठीक है गलती हो गई, अब ऐसा नहीं होगा। अब ओमपाल जी कितना दिन घर पे रहते, फिर वो दिल्ली आ जाते हैं। 1 जुलाई को वो दिल्ली आते हैं, और जब यहाँ आते हैं तो फिर से बेटी का कॉल आता है, जो मम्मी फिर से गायब हो गई है। अब ये यहाँ पे इनका ठेका चल रहा होता है, कुछ काम रहता है, वो करके 5-6 दिन के बाद फिर जाते हैं, क्योंकि उनको पता था उसी के साथ भागी होगी। फिर जाते हैं, थाने में जाते हैं, पुलिस वाले कहते हैं भाई साहब आपका यही लीला है, या तो उसको बांध के रखो, कंट्रोल करो, बार बार भागती है, बार बार पकड़ के लाता हूँ, आपके हाथ में हाथ दे देता हूँ, आप फिर हाथ छोड़ देते हो। अब ये बात सही था, ओमपाल जी भी फिर भी जाते हैं वो एसीपी के पास, एसीपी साहब रपट लिखवाते हैं और फिर से ढूंढवाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच में ये अगस्त में एफआईआर वगैरह एसीपी साहब सबसे सारा मामला निपट जाता है। तो 10 सितंबर 2025 को नीलम देवी कोर्ट पहुंचती है, और मजिस्ट्रेट या जज साहब जो भी बैठे होते हैं उनको कहती है, जज साहब मुझे अपने प्रेमी के साथ रहना है और अंजलि बेटी के साथ रहना है। 10 साल की, अभी जो दोबारा भागी थी ना, तो अंजलि को साथ लेके भागी थी। अब पुलिस वाले ये कहते हैं, ओ नीलम देवी यही कहती है जो मैं अपनी बेटी के साथ, अपने आशिक के साथ रहना चाहती हूँ, मैं अपने घर नहीं जाना चाहती। अब जज साहब कहते हैं ठीक है जी तुम्हारी मर्जी,
देखो कितनी छूट है। वहीं पे अगर मर्द होता उसी टाइम अरेस्ट करो और अंदर हो जाता, लेकिन लेडीज है, ठीक है रहो। और साथ में जज साहब ने ये कह दिया जो डिवोर्स की भी प्रक्रिया चालू रखना। अब एक बात बताइए जज साहब, आपने जो कह दिया वो सब सही है, मैं उसका कोई खंडन नहीं कर रहा, ना मैं कर सकता। भाई आप लोगों से तो डर लगता है ऐसे भी। तो एक बेटी जो 10 साल की है, एक वो पराया मर्द, अगर वो नेचर का ठीक होता तो इस औरत को भगाता ही नहीं, इस पे डोरे डालता ही नहीं। और 10 साल की एक बेटी उस 35 साल के मर्द का कुछ नहीं लगती है। ये धीरे धीरे बड़ी होगी, क्या उसके साथ गुजरेगा कुछ नुकसान कर सकता है, इस बेटी के जान पे इज्जत पे पड़ सकता है। क्या वो 55 साल का बाप जो 10 साल पाला है वो उसको नहीं पाल सकता? दूसरी बात, करोड़ों की संपत्ति इस औरत के नाम पे है, किसने कराया? क्या वो औरत को लौटाने का आप आदेश नहीं दे सकते थे? ठीक है, कानून में जो भी लिखा है आप लोग समझो, मेरा ये क्वेश्चन था, आप लोग क्या समझते हैं जरूर बताइएगा। और आप लोग भी इस वीडियो को देख के सोचिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। धोखे से बचने के लिए मैं जो ये बातें कह रहा हूँ गला फाड़ फाड़ के, बहुत जरूरी है सुनना। हो सकता है आपके घर में भी, क्योंकि ये कहानी मैं जो सुनाता हूं तो मैं टीआरपी के लिए और चैनल को ग्रो कराने के लिए नहीं, मैं बहुत ही दुखी मन से सुनाता हूं। मैं चाहता हूं ये सारी घटना बंद हो जाए और मेरा चैनल बंद हो जाए, मैं ये भी चाहता हूं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। डेली एक न एक आ जाता है, और एक क्या कई आ जाते हैं, मैं उतना सुना नहीं पाता हूं। जो मुझे सबसे संगीन लगता है वो मैं सुनाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, रील देखने से अच्छा है ज्ञान बढ़ाए, अपने आप को जागरूक करे, अपने आप को बचाए, अपने अड़ोस पड़ोस जानने वालों को बचाए। क्योंकि क्या पता जिसके लिए आप जीतोड़ मेहनत कर रहे हो वही मौत के साए की तरह आपके साथ आपके बेड पे सो रही है। देखा होगा आपने, करंट लगा के मार दिया और बेड पे सो रही थी, मारने से पहले भी सो रही थी, मारने के बाद भी सो रही थी। दोस्तों, फिर एक सच्ची कहानी के साथ आप लोगों के सामने पेश होता हूं। तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट है जो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।